Good morning, students. Am I audible? Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so uh, as today there is a practical, offline practical between 11:30 to 2:30. So those students, those who are available offline as well as online, I want to show you that how to solve this assignment number 1 in practical. Okay, students, today in practical you are supposed to solve this exercise number 1. 3 exercises are already given to you. ठीक है, होप आपने सारे प्रोग्राम्स आपके नोटबुक में लिखे होंगे आज. ठीक है, और आपको ये सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल में करना है. ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है उनको भी सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस घर पे करना है आपके खुद के कंप्यूटर के ऊपर. ठीक है, इंस्टॉल आर प्रोग्रामिंग आज स्टूडियो इंस्टॉल करके सारे प्रोग्राम्स आज ही आपको ट्राई करना है घर पे. जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 1 दिया है, वो जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो तो लैब में प्रैक्टिकल करने वाले हैं, नो डाउट. तो स्टूडेंट दोज who are available online, students are supposed to solve all this program at home. So in last yesterday I saw if various students they use notebook or mobile phone to type the program. प्रैक्टिकल आपको ठीक है खुद से करना है, प्रैक्टिकल है ना. आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनना है. अगर आप नोटबुक या फिर मोबाइल फोन में देख के अगर प्रोग्राम टाइप कर रहे हो तो आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते, आप फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, है ना. डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको बनना है क्या प्रोग्रामर बनना है ना. डेटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी होता है 2000 से 5000 तक. प्रोग्रामर का सैलरी हो सकता है 50,000 के ऊपर, है ना. तो यू डिसाइड कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है या प्रोग्रामर बनना है. सो जो भी प्रोग्राम आप प्रैक्टिकल में करोगे पहले आपको क्या करना है, वो प्रोग्राम एटलीस्ट स्टडी करो घर पे, थोड़ा प्रिपेयर करो कि प्रैक्टिकल में एक्चुअली क्या क्या प्रोग्राम सॉल्व करना है. ठीक है, अभी ये जो सारे प्रोग्राम्स है बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, 5-10 लाइन के प्रोग्राम है सारे, और इतने भी डिफिकल्ट है. अभी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो सिर्फ ऑपरेटर्स के ऊपर बेस्ड है, ऑपरेटर्स एंड इफ एंड इफ एल्स. ठीक है, इफ यू गो थ्रू ऑल दिस लिस्ट, कितने प्रोग्राम है, 14 प्रोग्राम दिए इस लिस्ट में. ठीक है, आई डोंट थिंक ये इसमें से कौन सा भी प्रोग्राम 10 लाइन के ऊपर है. 10 लाइन के नीचे ये सारे प्रोग्राम्स. तो अगर ये प्रोग्राम कर टाइप करना है तो व्हाई नोटबुक एंड मोबाइल फोन इज रिक्वायर्ड टू टाइप दिस प्रोग्राम. ठीक है, आप खुद से भी टाइप कर सकते हो प्रोग्राम. चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो कि एज ठीक है कि बिफोर टाइपिंग द प्रोग्राम एटलीस्ट यू कैन स्टडी फॉर 5 मिनट्स. जो भी आपके पास प्रोग्राम है नोटबुक में या फिर मोबाइल फोन में, जस्ट डू द स्टडी ऑफ दैट प्रोग्राम. पहले इनपुट में क्या क्या लिखना है, प्रोसेसिंग में क्या क्या लिखना है, और आउटपुट में क्या लिखना है, आउटपुट स्टेटमेंट में क्या लिखना है. जस्ट स्टडी दैट प्रोग्राम फॉर 5 मिनट्स, क्लोज योर नोटबुक एंड देन टाइप द प्रोग्राम. ठीक है, नो प्रॉब्लम, एरर तो आने वाले, नो, एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स एरर्स आर पॉसिबल. ठीक है, आपसे भी एरर, मुझसे भी कभी कभी एरर आ जाते हैं प्रोग्राम में. यू आर सपोज टू सॉल्व दोस एरर्स, थिंक कि व्हाट एक्चुअली एरर इज एंड हाउ यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर एरर. ठीक है, सो जब तक आप खुद से एरर सॉल्व नहीं करते तब तक आपका लॉजिक भी बिल्ड नहीं होगा. ठीक है, आपका लॉजिकल पावर इंक्रीज होना चाहिए. इफ यू वांट टू राइट द प्रोग्राम ऑफ योर ओन, सो योर लॉजिकल थिंकिंग मस्ट डेवलप, मस्ट. सो फॉर दैट यू आर सपोज टू सॉल्व द एरर्स योरसेल्फ. फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द एरर्स. अगर फिर भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू कैन आस्क योर लैब टीचर, सो सर दिस इज द एरर, आई कुड नॉट सॉल्व दिस एरर. सो लैब टीचर आपको हेल्प करेंगे और रिजॉल्व करेंगे एरर जो भी है.
पहले से ये आदत रखो, आपकी ये प्रोग्राम जो है आपको खुद से पहले करना है, विदाउट एनी हेल्प। कल मैंने देखा प्रैक्टिकल में बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरा नोटबुक ऐसा सामने रख दिया था मॉनिटर और टाइप कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, अभी डीएस का प्रोग्राम थोड़ा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, study the program for 5 minutes before typing, close the notebook, after studying close the notebook and then try to type the program। और एरर आ रहे तो आप बाद में प्रोग्राम टाइप करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर एरर आ रहा है तो आप नोटबुक में देख सकते हो कि क्या क्या एरर आपने किया है, क्या क्या स्टेटमेंट वगैरह मिसिंग है, तो आप देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, एंड ट्राई टू रिजॉल्व द एरर्स योरसेल्फ। फिर भी अगर एरर नहीं रिजॉल्व तो आप लैब टीचर को पूछ सकते हो। तो आई थिंक आर प्रोग्रामिंग के लिए तो नोटबुक की जरूरत ही नहीं है, स्टडी करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल प्रोग्राम है। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स आज ऑफलाइन प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सो यू स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है, आपको एक खुद का एक फोल्डर क्रिएट करना है। यू कैन क्रिएट फोल्डर ऑन एनी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है, वहां पे आपका एक फोल्डर क्रिएट करो पहले आपके नाम का, ठीक है। सो टुडे आई विल विजिट द लैब, ठीक है। आज मेरा प्रैक्टिकल नहीं एक्चुअली, लेकिन मैं हर एक लैब को विजिट करने वाला हूँ। सो अप टू 2 PM 2:30 तक आपका प्रैक्टिकल है। आपके फोल्डर में एटलीस्ट आउट ऑफ दिस 14 10 प्रोग्राम तो होने चाहिए, ठीक है। और आई डोंट थिंक ये 14 प्रोग्राम करने के लिए आपको पूरा 3 घंटा लगेगा, है ना। 1.5 hour इज सफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस 14 प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम सिंपल है और छोटे छोटे प्रोग्राम है बहुत, ठीक है। तो 2 बजे मैं विजिट करूंगा लैब को, तो आपके फोल्डर में एटलीस्ट 10 प्रोग्राम होने चाहिए। प्रोग्राम कहाँ पे टाइप करना है, कैसे टाइप करना है, इसका डेमो मैंने ऑलरेडी दिया है आपको, ठीक है। वंस यू कंप्लीट द प्रोग्राम, सेव इट वेयर यू आर सपोज्ड टू सेव दैट प्रोग्राम इन योर फोल्डर, आपके ओन फोल्डर में सेव करना है। तो पहले प्रोग्राम का एक सेपरेट नाम होगा, तो एक फर्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड प्रोग्राम जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो सेकंड फाइल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। आउट ऑफ 14 एनी 10 प्रोग्राम मस्ट बी देयर इन योर फोल्डर। और जिन्होंने 14 सारे प्रोग्राम सॉल्व किया है, इट विल बी बेटर, ठीक है। आई थिंक देखो, इसमें से एक एक ही प्रोग्राम स्लिप में हो सकता है, एक दो प्रोग्राम, इतने एक्चुअली फाइनल प्रैक्टिकल स्लिप में इतने सारे प्रोग्राम नहीं है। लेकिन आपको ये जो सारे प्रोग्राम्स है, दिस प्रोग्राम्स आर बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स, कि हाउ टू यूज डिफरेंट ऑपरेटर्स। जैसे कि अभी किसी को मॉड ऑपरेटर पता नहीं कौन सा सिंबल है ना। मॉड ऑपरेटर का सिंबल क्या है, परसेंट परसेंट, अभी बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो जब आप एक्चुअली प्रोग्राम नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं रखे रहेगा। तो सारे प्रोग्राम, इससे आपका ऑपरेटर का प्रैक्टिस हो जाएगा, इफ एल्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, एज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है, टू बी फेमिलियर विद आर ऑपरेटर्स एंड डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये प्रोग्राम सॉल्व करते समय आपको ऑपरेटर्स यूज करने, अलग अलग ऑपरेटर्स, इफ एल्स स्विच यूज करना पड़ सकता है। तो आप उस कंट्रोल स्ट्रक्चर से, ऑपरेटर से फेमिलियर हो जाओगे। तो बाद में आप कौन सा भी अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम आए तो वो ऑपरेटर आप इजीली यूज कर सकते हो, कंट्रोल स्ट्रक्चर इजीली यूज कर सकते हो। दैट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ठीक है। नाउ यू टेल मी, और जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट करें उनको भी क्या करना है, आप आपका खुद का एक फोल्डर क्रिएट करो और आपके फोल्डर में सारे प्रोग्राम सेव कर दो। आप सेपरेट फोल्डर भी क्रिएट कर, सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 के अंदर आपको 14 फोल्डर आपको क्रिएट करना है, 14 फाइल क्रिएट होना चाहिए। लेटर एनी टाइम आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन एंड शो मी योर फोल्डर्स, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर के ऊपर आपका एक खुद का फोल्डर क्रिएट करके ये सारे प्रोग्राम एक्सरसाइज वाइज स्टोर करना है। एनी टाइम आई मे आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन एंड टू शो योर फोल्डर्स विद दिस फाइल्स, ठीक है। नाउ यू टेल मी कि स्टूडेंट्स की व्हाट प्रोग्राम आई शुड एक्सप्लेन हियर, ठीक है। लिस्ट में से कौन सा प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करूं अभी। एक्चुअली मैंने सारे प्रोग्राम तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये जो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किए बाय यूजिंग सी लैंग्वेज, वही प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। सिर्फ वो प्रोग्राम आपको क्या करना है, आर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम आपको सी प्रोग्रामिंग के नोटबुक में मिलने वाले हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग का जो लैब बुक है वहां से ही कॉपी पेस्ट किया है सारे प्रोग्राम यहाँ पर। सिर्फ आपको क्या करना है, ये सारे प्रोग्राम आर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना है, सो दैट यू विल बी फैमिलियर विद द आर प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, ठीक है। तो जस्ट गो टू दिस लिस्ट, ठीक है। आज ही आपको ये सारे प्रोग्राम्स करना है, ठीक है। तो इनमें से अगर
दो तीन प्रोग्राम आपको अगर एक्सप्लेन करना तो नहीं आप कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको कुछ डाउट है किसी प्रोग्राम में तो यू टेल मी कि विच प्रोग्राम शैल आई एक्सप्लेन. Sixth one. A cashier has currency notes of denomination 1, 5 and 10. Accept the amount to be withdrawn from the user and print the total number of currency notes of each denomination the cashier will have to give. Okay. So assume one scenario that suppose if you are account in a bank and if you go in a bank to withdraw some amount from your account, आप बैंक में गए, ठीक है, और बैंक में जो कैशियर है उसके पास एज्यूम करो इस सिनेरियो की कैशियर के पास सिर्फ तीन टाइप के डिनोमिनेशन अवेलेबल है, तीन टाइप्स के कॉइन्स अवेलेबल है. 1 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है और 10 रुपीज का कॉइन है. इसके अलावा उस कैशियर के पास कुछ भी नहीं है. मींस 10 रुपीज का सॉरी 20 रुपीज सॉरी 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 500 तो नहीं है, 2000 रुपीज, ऐसा कुछ भी नहीं है सपोज अवेलेबल कॉइन्स वगैरह और नोट्स. तीन ही टाइप्स के कॉइन्स है, 1 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज. अगर यूजर कस्टमर ने बोला कि मुझे 127 रुपीज विड्रॉ करना है, तो उस कैशियर को 1 रुपीज के कितने कॉइन देना पड़ेगा, 5 रुपीज के कितने कॉइन देना पड़ेगा और 10 रुपीज के कितने कॉइन देना पड़ेगा, उसका समरी डिस्प्ले करना है एज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. ठीक है. A cashier has currency notes of denomination 1, 5 and 10. Accept the amount to be withdrawn. So इस प्रोग्राम को एक इनपुट आपको देना है withdrawal amount. When you execute this program should accept the withdrawal amount. So इनपुट आपको देना है क्या कितना अमाउंट विड्रॉ करना है. So 127, 527, 1024 कितना अमाउंट देना है आपको, आप इनपुट दे सकते हो. तो उस विड्रॉल अमाउंट के लिए 1 रुपीज का कितने कॉइन, 5 रुपीज का कितना कॉइन और 10 रुपीज का वो समरी डिस्प्ले होना चाहिए एज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. सो आपको फाइंड करना है कि 1 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए वो विड्रॉल अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, 5 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए और 10 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए. ठीक है. ओके. So to write the script, we'll open this R programming. Okay, so देखो सीक्वेंस क्या है फॉलो करना है आपको. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. पहले इनपुट एक्सेप्ट करो, देन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग की इनपुट अगर विड्रॉल अमाउंट अगर एक्सेप्ट किया तो हाउ टू फाइंड 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन. दैट इज नथिंग बट द प्रोसेसिंग पार्ट. और प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है. सो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है. सो पहला सीक्वेंस क्या आएगा, इनपुट. डायरेक्टली प्रोसेसिंग नहीं लिख सकते आप. सो इनपुट क्या चाहिए, जस्ट थिंक ऑन दिस प्रोग्राम कि आपको इनपुट क्या देना है इस प्रोग्राम के लिए. कितने इनपुट चाहिए, एक ही इनपुट चाहिए. क्या इनपुट देना है, विड्रॉल अमाउंट. तो विड्रॉल अमाउंट विल स्टोर इन WA वेरिएबल. ओके. So WA is the name of the variable. WA is equal to इनपुट लेना यूजर से. सो विच फंक्शन, अ रीड लाइन फंक्शन. और इनपुट एक्सेप्ट करते समय मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करना है. क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, एंटर विड्रॉल अमाउंट. सो जस्ट राइट दैट prompt इक्वल टू डबल कोट में लिखना है एंटर विड्रॉल अमाउंट. जो भी इनपुट दोगे आप यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट, वो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर में होगा बिकॉज रीड लाइन फंक्शन एक्सेप्ट द इनपुट इन कैरेक्टर. बाद में आपको उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो यू मस्ट कन्वर्ट दैट आउटपुट सॉरी इनपुट इनटू integer. So you can do that by using as dot integer function. तो पूरा रीड लाइन फंक्शन आपको as dot integer में लिखना है. ठीक है. तो ओपनिंग की है ब्रैकेट्स, तो क्लोज करना पड़ेगा. एनी डाउट? ओके. सो विड्रॉल अमाउंट एक्सेप्ट करने के बाद अभी फाइंड करना है कि 10 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए. ठीक है. एज्यूम करो कि मैंने विड्रॉल अमाउंट है 127. यू टेल मी कि 10 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए. विड्रॉल
विड्रॉ करने के लिए 127 रुपीज मुझे विड्रॉ करना है, तो 10 रुपीज के कितने कॉइन कैशियर को देना पड़ेगा? बहुत सारे कॉइन्स है कैशियर के पास, उसमें से 10 रुपीज के कितने कॉइन्स आपको देगा? 50 तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर 50 कॉइन दे तो 500 रुपए हो जाएगा। विड्रॉल अमाउंट तो 127 है, तो मैक्सिमम 10 रुपीज के कितने कॉइन देना है? 12। 12 कैसे फाइंड किया आपने? 10 से डिवाइड किया, और जो विड्रॉल अमाउंट है उसको 10 से डिवाइड किया, ठीक है। विड्रॉल अमाउंट पर मुझे 127 रुपीज विड्रॉ करना है और मुझे फाइन करना है कि 10 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए, तो डिवाइड दैट 127 बाय 10। किससे डिवाइड करना है? 2 और 3 से नहीं डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि 10 के कॉइन्स फाइंड करना है 10 रुपीज। तो ये जो क्वेश्चन पार्ट है, दैट क्वेश्चन पार्ट विल गिव 10 रुपीज कॉइन रिक्वायर्ड। इनपुट नंबर को अगर 10 से डिवाइड किया तो जो भी क्वेश्चन पार्ट आएगा वो आप 10 रुपीज के कॉइन। सो ये हमको फाइंड करना है, तो ये हम स्टोर करेंगे टी वेरिएबल में। सो दिस वैल्यू विल इंडिकेट 10 रुपीज कॉइन रिक्वायर्ड। 127 है हमारा विड्रॉल अमाउंट, डब्ल्यू का वैल्यू। तो ये कैसे फाइंड करें? इंस्ट्रक्शन क्या है? टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो वही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या फाइंड करना है? 10 रुपीज के कॉइन। 10 रुपीज के कॉइन हम फाइंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर करेंगे? टी वेरिएबल में। कैसे फाइंड करेंगे? किसको डिवाइड करना है? विड्रॉल अमाउंट को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 10 से। लेकिन डिवीजन के देखो 3 ऑपरेटर अवेलेबल है, प्लस स्लैश, परसेंट परसेंट, परसेंट स्लैश परसेंट, 3 ऑपरेटर है डिवीजन के लिए। तो उसमें से कौन सा यूज करें? तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन पार्ट विदाउट डेसिमल पॉइंट। विदाउट डेसिमल पॉइंट का ऑपरेटर है परसेंट स्लैश परसेंट, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है, ओके। सो इस तरह से हमने फाइंड किया 10 रुपीज के कॉइन। फिर 5 रुपीज के कॉइन फाइंड करना है। नाउ थिंक एंड टेल मी हाउ यू कैन फाइंड 5 रुपीज कॉइन रिक्वायर्ड। ये 10 रुपीज की फाइन किया, अभी 5 रुपीज की फाइन कितना चाहिए वो फाइन करना है। तो 5 रुपीज के कॉइन अगर आपको फाइन करना है, तो जब आपने 127 को 10 से डिवाइड किया था तो आपको क्वेश्चन पर तो 12 मिला, लेकिन रिमाइंडर क्या मिला है? देखो 7। तो इस वैल्यू को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको 5 रुपीज के कॉइन मिलने वाले है ना। मेक श्योर कि आपको किसको डिवाइड करना है? इस रिमाइंडर पार्ट को डिवाइड करना है, ठीक है। सो 7 को अगर 5 से डिवाइड किया तो ये जो क्वेश्चन पार्ट यहाँ पे आपको मिलेगा वो है 5 रुपीज के कॉइन, दैट विल स्टोर इन एफ वेरिएबल, ठीक है। बट अभी थिंक यहाँ पे किसको डिवाइड करना है? विड्रॉल अमाउंट को नहीं डिवाइड करना। हमारा विड्रॉल अमाउंट का वैल्यू है डब्ल्यू 127 है। पहले हमको ये 7 वैल्यू ऑब्टेन करना पड़ेगा पहले। अभी 7 वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ विड्रॉल अमाउंट 127 है। 12 हमको मिल गया, हमने टी में स्टोर किया, लेकिन अभी तक हमने 7 वैल्यू कहीं पर भी स्टोर नहीं किया। नो प्रॉब्लम, हमने जब 127 को 10 से डिवाइड किया तो 12 हमने टी वेरिएबल में स्टोर किया है। स्टिल दिस वैल्यू इज अननोन इन आवर प्रोग्राम। 7 को कैसे लाए? तो 7 कैसे ला सकते हैं हम? वही विड्रॉल अमाउंट को वापस हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इस बार हम क्या करेंगे? रिमाइंडर स्टोर कर देंगे वेरिएबल में, ठीक है। सो दैट विल गेट दिस वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक अभी मैं दूसरी वेरिएबल में भी आप स्टोर कर सकते हो। मुझे दूसरी वेरिएबल में नहीं स्टोर करना है, मुझे डब्ल्यूए में ही स्टोर करना है वो वैल्यू विड्रॉल अमाउंट, क्योंकि तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? डब्ल्यूए इज इक्वल टू डब्ल्यूए, किसको डिवाइड करना है? उसी विड्रॉल अमाउंट को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 10 से। लेकिन मुझे क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे मिलता है? परसेंट परसेंट ऑपरेटर से। सो डब्ल्यूए इज इक्वल टू डब्ल्यूए मॉड 10। सो इससे क्या हो जाएगा? इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा? जो विड्रॉल अमाउंट 127 है वो 7 हो जाएगा यहाँ पे। पहले ये एग्जीक्यूट होगा ना, 127 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर इज 7 एंड दैट 7 विल बी स्टोर्ड इन डब्ल्यूए अगेन। सो प्रीवियस वैल्यू जो था डब्ल्यू विड्रॉल अमाउंट का वो 127 रिमूव हो जाएगा, न्यू वैल्यू 7 स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये सेकंड इंस्ट्रक्शन। तो हमने अभी 7 वैल्यू तो
ऑप्टेन किया। अभी क्या करना है, 5 रुपीज की कॉइन फाइंड करना है। तो 5 रुपीज की कॉइन कैसे फाइंड करें, 5 रुपीज इज इक्वल टू विटोल अमाउंट, अभी जो आपने अपडेटेड वैल्यू मिला है हमको WM, उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो यू कैन इजीली फाइंड 5 रुपीज कॉइन। तो एफ में 5 रुपीज का कॉइन स्टोर हो जाएगा। तो हमने अभी यहाँ तक 10 रुपीज का कॉइन फाइंड किया, 5 रुपीज का भी कॉइन फाइंड किया। ठीक है, तो ये जो विड्रॉल अमाउंट था, बैलेंस था, ये बैलेंस को आपने क्या किया, 5 से डिवाइड किया। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज करना है, परसेंट स्लैश परसेंट, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। अगर सिंगल स्लैश यूज किया होता तो 5 पॉइंट समथिंग आंसर आता है ना। स्लैश ऑपरेटर गिव्स द आउटपुट इन द फॉर्म डेसिमल पॉइंट, और ये डेसिमल पॉइंट को स्किप कर देता है ये ऑपरेटर। 5 रुपीज की कॉइन फाइंड किया, और 1 रुपीज को कॉइन कितना चाहिए, तो दिस रिमाइंडर विल इंडिकेट 1 रुपीज कॉइन रिक्वायर्ड। व्हेन यू डिवाइड 7 by 5, remainder part, whatever the remainder part is, that indicate 1 rupees coin required। 1 rupees coin फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 रुपया, अभी वो रिमाइंडर है 2, हमने कहीं स्टोर नहीं किया, अभी हम स्टोर करेंगे। 1 रुपीज कॉइन विल स्टोर इन ओ वेरिएबल। ओ इज इक्वल टू, किसको डिवाइड करना है, वही विड्रॉल अमाउंट को, जो हमारा 7 वैल्यू था अपडेटेड, उसको ही डिवाइड करना है, WA। लेकिन हम अभी इंटरेस्ट है रिमाइंडर में, सो रिमाइंडर परसेंट से मिलेगा और 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, यही इंस्ट्रक्शन जो आप अपडेट वैल्यू यहाँ पे मिला है, उसी वैल्यू को डिवाइड करना है 5 से। जो भी रिमाइंडर मिलेगा दैट इज नथिंग बट 1 रुपीज कॉइन, और रिमाइंडर के लिए परसेंट ऑपरेटर। तो इस तरह से हमने 10 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज की कॉइन फाइंड किए। सिंपली अभी आउटपुट डिस्प्ले कर दो। ठीक है, ये हो गया प्रोसेसिंग, ये इनपुट, ये प्रोसेसिंग, अभी आउटपुट। तो आउटपुट डिस्प्ले करेंगे कैट स्टेटमेंट से। तो देखो, अगर मुझे आउटपुट, अभी देखो आपको आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है। सपोज मुझे आउटपुट ऐसे डिस्प्ले करना है कि 10 रुपीज के 12 कॉइन चाहिए, आउटपुट ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए, 10 into 12 is equal to 120। 5 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए, 1 कॉइन चाहिए, सो 5 into 1 equal to 5। और 1 रुपीज के कितने कॉइन चाहिए, 2 कॉइन चाहिए, तो ये टोटल 127 रुपीज का पूरा हिसाब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से मुझे आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, ये कैट स्टेटमेंट कैसे लिखना पड़ेगा। सो यू कैन यूज 3 कैट स्टेटमेंट, और सिंगल में भी पॉसिबल है। ठीक है, सो 10 स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा न्यू लाइन पे, 10 इनटू, इनटू के बाद जो 10 रुपीज की कॉइन है हमने फाइंड किया, टी का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल कोट कंप्लीट, कॉमा, इसके बाद टी का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रिंग एज अ डिस्प्ले होगा 10 इनटू, पर इनटू के बाद टी का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली टी नहीं लिख सकता मैं, अदरवाइज 10 इनटू टी एज अ डिस्प्ले होगा, स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा 10 इनटू टी। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली टी का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो डबल कोट कंप्लीट करके मुझे और एक ऑब्जेक्ट पास करना है, दैट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ टी वेरिएबल। ओके, सो 10 इनटू टी, 10 इनटू 12 ऐसे डिस्प्ले होगा, कॉमा, थर्ड ऑब्जेक्ट डबल कोट में इक्वल टू डिस्प्ले होना चाहिए, इक्वल टू, दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट, दैट स्ट्रिंग, दैट कैरेक्टर इक्वल टू शुड गेट डिस्प्लेड। ठीक है, देखो यहाँ पे हम आउटपुट में कैसे डिस्प्ले कर रहा हूँ, 10 into 12 is equal to 120, ऐसे आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखो 10 into, ये तो डिस्प्ले होगा यहाँ पे पार्ट, ये डिस्प्ले होगा, डबल कोट में है। उसके बाद टी का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे टी डबल कोट के बाहर लिखा, तो हम देंगे अभी टी का वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद अगेन दैट कैरेक्टर शुड गेट डिस्प्लेड, इक्वल टू, तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे डबल कोट में लिखा। ठीक है, इक्वल टू के बाद क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सो 10 into t का वैल्यू whatever it is, ये इवैल्यूएशन होगा, कैलकुलेशन होगा, 10 into t means 10 into 12 120 डिस्प्ले होगा। एनी डाउट इन दिस, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 रुपीज का कॉइन डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह मुझे क्या डिस्प्ले करना है, 5 रुपीज के कॉइन, तो ये कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, कैट, पहले स्ट्रिंग डिस्प्ले होना चाहिए 5 into, देन f का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, इक्वल टू, एंड 5 into f का जो भी इवैल्यूएशन है वो। उसी तरह 1 रुपीज के कॉइन डिस्प्ले करने के लिए 1 into o वेरिएबल का वैल्यू इक्वल टू 1 into o, that's all, end of the program, count the number of lines
1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन का प्रोग्राम है सिर्फ. ठीक है. विल सेव दिस प्रोग्राम. सो मैं भी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ. आपको क्या करना है, आपके खुद के फोल्डर में सेव करना है प्रोग्राम. एज्यूम करो कि आपका फोल्डर अगर डी ड्राइव में, तो ठीक है, ई ड्राइव में जाना है. आपका फोल्डर क्रिएट करो, से आर नाम का मुझे फोल्डर क्रिएट करना है. ठीक है. और इस फोल्डर के अंदर प्रोग्राम सेव करना है. सपोज विड्रॉल अमाउंट वाला प्रोग्राम है, विड्रॉल अमाउंट डॉट आर. यू कैन गिव एनी नेम टू द प्रोग्राम, एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट आर. ठीक है. प्रोग्राम रन करने के लिए सोर्स आर कोड पे जाओ, लोकेट योर प्रोग्राम. ई ड्राइव में है, आर प्रोग्राम में. ये प्रोग्राम मुझे एग्जीक्यूट करना है. सिलेक्ट दैट, ओपन. तो प्रोग्राम रन हो जाएगा. एंटर विड्रॉल अमाउंट. तो सपोज मुझे 127 रुपीज अगर विड्रॉ करना है, तो आउटपुट आ जाएगा 10 रुपीज के 12 कॉइन्स, 120 रुपीज. 5 रुपीज का 1.5 रुपीज, 1 रुपीज के 2 कॉइन्स. इज विजिबल आउटपुट. 1 into 2 2, total 127 rupees. ठीक है. You can execute this program again and try to give any other output. Enter withdrawal amount. Tell me withdrawal amount. Yes, Dheeraj. Withdrawal amount बोलो, क्या आपको देना इनपुट? Any amount. Tell me. 500. सिंपल है बहुत, है ना. 10 रुपए का 50 कॉइन्स, 500. 5 रुपीज का और 1 रुपीज का नहीं चाहिए, है ना. ट्रिपल नाइन. 10 रुपीज का 99 कॉइन्स, सो 990 रुपीज. 5 रुपीज का 1 कॉइन 5 रुपीज और 1 रुपीज का 4 4, सो 9, टोटल 999. ठीक है. सो you can write program only once, you can execute many times on different input. Program will give the correct output. ठीक है. ठीक है. write down this program or you can take the screenshot of this. बट प्रोग्राम जब आप एक्चुअली टाइप करोगे लैब के अंदर, तो आपको नोटबुक में देखना नहीं है, लैब बुक में, मोबाइल में देखना नहीं है. ठीक है. फर्स्ट प्रिपेयर और स्टडी फॉर द प्रोग्राम, एंड देन विदाउट यूजिंग एनी हेल्प यू आर सपोज्ड टू टाइप दिस. ठीक है. ऋषिकेश भुजबळ काय करतोय? लिही ना प्रोग्राम. घेतला स्क्रीनशॉट.
ठीक है। ठीक है, और कौन सा प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है? जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, so write a program which accepts annual basic salary of an employee and calculates and display the income tax as per the following rules. आई थिंक मैंने ई फेज जब सिखाया था तो ये प्रोग्राम लिया था शायद, है ना? आपको याद नहीं आ रहा है? ठीक है। ओके, सो राइट अ प्रोग्राम विच एक्सेप्ट्स एनुअल बेसिक सैलरी। सो प्रोग्राम को एक इनपुट देना है, ठीक है, एक ही इनपुट चाहिए, एनुअल बेसिक सैलरी, एक एम्प्लॉय का एनुअल बेसिक सैलरी, ठीक है, इनपुट देना है। उसमें एनुअल बेसिक सैलरी कितना हो सकता है? अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग होता है। सपोज किसी एम्प्लॉय का एनुअल बेसिक सैलरी सपोज 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 4 लाख हो सकता है। तो यू कैन गिव एनी इनपुट, ठीक है। तो इनपुट देने के बाद, बेसिक सैलरी इनपुट देने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है कि उसको इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय को इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के रूल्स यहाँ पे ये है, अगर उसका सैलरी जो है एनुअल सैलरी वो 1.5 लाख से अगर कम है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स, उसको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। सो अगर आपने इनपुट दिया है, वैल्यू जो दिया है वो अगर 1.5 लाख से कम है तो आउटपुट का डिस्प्ले होना चाहिए नो टैक्स, ठीक है। बट अगर आपने जो इनपुट दिया है एनुअल सैलरी को, अगर इफ दैट वैल्यू इज बिटवीन 1,50,000 to 3 लाख रुपीज, इस रेंज के बीच में अगर वो सैलरी है, तो आपको क्या करना है, उस सैलरी का 20% अमाउंट कैलकुलेट करना है। 20% इज द टैक्स, ठीक है। सो जो भी आपने इनपुट दिया उसका 20% कैलकुलेट करो क्या होता है, और वो डिस्प्ले करना है एज आउटपुट, दैट इज द टैक्सेबल अमाउंट। और अगर आपने जो भी इनपुट दिया है एनुअल सैलरी वो अगर 3 लाख से ज्यादा है तो उसको कितना टैक्स पे करना है उस एम्प्लॉय को? 30% टैक्स। सो जितना भी आपने सैलरी इनपुट किया है, 4 लाख, 5 लाख, तो 3 लाख के ऊपर है, तो 5 लाख अगर आपने इनपुट किया तो 5 लाख का 30% कितना होता है वो कैलकुलेट करो, एंड देन डिस्प्ले दैट अमाउंट एज आउटपुट, ठीक है। इज द प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक्चुअली इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ एल्स आपको यहाँ पे यूज करना है क्योंकि 3 कंडीशन है, और डिसीजन यू कैन टेक बाय यूजिंग इफ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इफ 3 अलग अलग इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको यूज करना पड़ेगा, या तो फिर आप नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लॉजिक यूज करना है, ठीक है। 3 सेपरेट इफ यू कैन यूज, और नेस्टेड इफ एल्स भी आप यूज कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस प्रोग्राम बाय यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले विड्रॉल अमाउंट, सॉरी विड्रॉल नहीं, पहले एक्सेप्ट करना इनपुट। सो इनपुट क्या चाहिए? बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी यूजर से इनपुट लेना है। सो बेसिक सैलरी इज इक्वल टू एज डॉट इंटीजर रीड लाइन प्रॉम्प्ट इक्वल टू enter annual income of employee, enter annual income of employee। सो जो भी आप इनपुट दोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा? बीएस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है। अभी हमको डिसाइड करना कि कितना टैक्स पे करना है। सो डिसाइड करना है, सो इफ इज रिक्वायर्ड,
इफ करो, पहला रूल क्या है इनकम टैक्स के लिए, चेक करो कि अगर बेसिक सैलरी जो है वो 1.5 लाख से कम है क्या, अगर 1.5 लाख से कम है तो क्या है, नो टैक्स, है ना. सो इफ, हाउ यू कैन चेक, इफ बेसिक सैलरी लेस देन 1,50,000. So if this is true, display the message no tax. Of taxable amount equal to 0. ठीक है. एज्यूम करो कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो नो प्रॉब्लम, टैक्सेबल अमाउंट 0 डिस्प्ले होगा. बट एज्यूम करो जो आपने इनपुट दिया है उस इनपुट के लिए ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स है तो दूसरा कंडीशन चेक करो, दूसरा रूल चेक करो. तो यहाँ पे मुझे इफ एल्स यूज करना है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स गो इन सेकंड कंडीशन एल्स. तो एल्स कहाँ पे लिखना है, सेम लाइन जहां पर आपका इफ वाला स्टेटमेंट क्लोज होता है. आप एल्स न्यू लाइन पे नहीं लिख सकते आर प्रोग्रामिंग. तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगर आपने मिस्टेकली अगर न्यू लाइन पे लिख लिया तो एरर आ जाएगा प्रोग्राम में. ठीक है. एल्स कंडीशन, अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो एल्स विल गो इन द सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन चेक करो. हाँ, अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं, है ना. एल्स में कब जाते हैं, अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाते हैं, अदरवाइज नॉट. सो एल्स इफ. अभी दूसरा कंडीशन क्या है, बेसिक सैलरी 1.5 लाख और 3 लाख के बीच में है क्या नहीं चेक करना है. ठीक है. दो कंडीशन हमको चेक करना है कि 1.5 लाख से ऊपर है क्या और 3 लाख से कम है क्या ना. दो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर ना. एंड सो इफ बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000, करेक्ट है, 1,50,000 एल्स. एंड ये तो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और दूसरा भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बेसिक सैलरी लेस देन 3 लाख रुपीज. दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर, सिंगल एंड. तो ये पूरा इफ कब ट्रू होगा, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही इफ ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. क्योंकि लॉजिकल एंड आपको पता है, लॉजिकल एंड बाइनरी ऑपरेटर है, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है. दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू होता है. दोनों में से अगर एक कौन सा भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है. एज्यूम करो कि जो आपने इनपुट दिया है वो 1.5 लाख से तो ऊपर है, लेकिन 3 लाख से कम नहीं है, सपोज 3,50,000 है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेकंड फॉल्स हो जाएगा, तो पूरा ही फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. तो पूरा इफ का कंडीशन कब ट्रू होगा, अगर दोनों कंडीशन मेट हो, सेटिस्फाई हो रहे तो. ठीक है. तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या डिस्प्ले करना है, कैट. पहले डिस्प्ले नहीं करना है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना टैक्स, 20% टैक्स है ना. तो 20% अमाउंट कैलकुलेट करो. सो दैट विल स्टोर इन टी वेरिएबल टैक्सेबल अमाउंट. हाउ टू कैलकुलेट, गुड. दस्ता लगा इधर. ओके, दस्ता ले अमाउंट. ओके. सो टैक्सेबल अमाउंट 20% है. कशाचं 20%, बीएस जो आपण इनपुट दिले त्याचे 20%. सो जस्ट कॅल्क्युलेट दॅट. टी इज इक्वल टू, हाउ टू कॅल्क्युलेट 20% ऑफ बीएस, इनपुट टू 20 डिवाइडेड बाय 100. और डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, स्लैश भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज 20% ऑफ इनकम. ठीक है. तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट किया. अभी टैक्सेबल अमाउंट डिस्प्ले कर दो, कैट स्लैश एन 20% टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू, एंड देन दैट डिस्प्ले द टैक्सेबल अमाउंट जो कि टी वेरिएबल में है. तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये टास्क परफॉर्म होगा. ठीक है. पहला कंडीशन ट्रू है तो नीचे का पूरा कोड स्किप हो जाएगा, लेकिन पहला कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरा चेक होगा कि ये कंडीशन ट्रू है क्या. एज्यूम करो कि दूसरा ही भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो और एक एल्स आपको लिखना है यहाँ पे, एल्स. यहाँ पे इफ की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अगर पहले दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है मींस थर्ड रूल इज एप्लीकेबल डायरेक्टली. थर्ड रूल
वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फोर्थ रूल था तो यहाँ पे थर्ड रूल का कंडीशन लिखना पड़ेगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप डिस्प्ले कर सकते हो। टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करो पर 30% है ना, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा 30%, सो BS into 30 डिवाइडेड बाय 100 और रिजल्ट डिस्प्ले कर दो कैट स्लैश n 30% taxable amount is equal to and then distribute the value of t, end of the program। ये मेक श्योर कि ये जो इफ यहाँ पे एन कंप्लीट हुआ है उसी लाइन पे एस लिखना है, ठीक है। एंड थर्ड रूल के लिए कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स है, अगर ये पहला भी कंडीशन फॉल्स है तो और दूसरा भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली लास्ट एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो लास्ट एल्स पार्ट के लिए कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एल्स से आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? We will try to execute this। So उसी फोल्डर में R फोल्डर में स्टोर कराओ bs.r source code। So enter annual income of employee, suppose that income is 50,000 rupees, taxable amount कितना आएगा अभी 0। तो देखो करेक्ट आउटपुट आ रहा है नो टैक्स, टैक्सेबल अमाउंट इज 0, ठीक है। अगेन विल एग्जीक्यूट फॉर अनदर पॉसिबिलिटी, एंटर एनुअल इनकम एंड दैट इनकम इज 1,20,000 रुपीज ना। सो 1.5 लाख और 3 लाख के बीच में तो कितना टैक्स 20% ना, सॉरी हाँ 1,70,000 1,70,000, तो 20% टैक्स इज एप्लीकेबल, तो 20% टैक्सेबल अमाउंट आया 34,000, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट किया तो 34,000 आएगा, 20% ऑफ दिस अमाउंट इज 34,000, ठीक है। वन मोर टाइम विल एग्जीक्यूट and the income is 6,50,000 rupees, ठीक है। सो 3 लाख से ऊपर है तो 30% में जाएगा, ठीक है। सो 30% टैक्सेबल अमाउंट इज ओके, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो ये एल्स का आप लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करो, इफ एल्स के मोर प्रोग्राम ट्राई टू सॉल्व दोस प्रोग्राम्स, ठीक है। ठीक है।
ठीक आहे. अजून कुठला प्रोग्राम एक्सप्लेन करायचा आहे का? आणि याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही काल वेक्टरचे प्रोग्राम मी काल शिकवले ते पण प्रोग्रामची प्रॅक्टिस करू शकता, जर म्हणजे लेटेस्ट तुमचं ते लक्षात राहील शिकलेलं है ना. तर याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला टाइम मिळाला तर आपण काल लेक्चर मध्ये जे प्रोग्राम शिकलात वेक्टरचे प्रोग्राम्स है ना, ते सुद्धा करायचे. ठीक है. प्रोग्राम नंबर 10 के लिए क्या करना है? Accept x and y coordinate of a point and find the quadrant in which point lies. One point have two coordinates, x value and y value. दोन इनपुट घ्यायचे या प्रोग्राम साठी. ठीक है. And accordingly you are supposed to check whether that point lies in first quadrant, second, third or fourth. Accordingly proper output should get displayed. ठीक है. So मी फक्त लॉजिक एक्सप्लेन करतो, आता हे तुम्ही स्वतः सॉल्व करायचं. हा प्रोग्राम मी फर्स्ट ला पण एक्सप्लेन केला होता. ठीक है. So x axis आय थिंक यार प्रोग्राम मध्ये पण एक्सप्लेन केलाय ना हा प्रोग्राम, लॅब झालाय, प्रोग्राम झालाय, लेक्चर मध्ये पण डिस्प्ले केलाय, एक्सप्लेन केलाय. ओके. अजून कुठला प्रोग्राम एक्सप्लेन करायचा आहे का सर? मेन्यू ड्रिवन. मेन्यू ड्रिवन कहां पर है? ओके. एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड राइट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन टू नंबर्स. ओके. So menu driven programs. One student ask about question number 14. ठीक है. So यहाँ पे आपको स्विच केस यूज करके सॉल्व करना है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम. ठीक है. So the question is accept two numbers from the user and write a menu driven program to perform arithmetic operations. So arithmetic operations कौन कौन से? Addition, subtraction, multiplication, division. So दो नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है और अकॉर्डिंग टू चॉइस यूजर को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एडिशन करना है तो एडिशन का रिजल्ट आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का आंसर आना चाहिए एंड सो ऑन. तो पहले आपको मेनू डिस्प्ले करना है. फर्स्ट ऑप्शन फॉर एडिशन, सेकंड ऑप्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन, थर्ड ऑप्शन फॉर सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन. फर्स्ट डिस्प्ले द मेनू, देन यूजर से एक्सेप्ट करना है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर जो भी इनपुट देगा यूजर वो ऑपरेशन परफॉर्म होकर आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए. ठीक है. तो द प्रोग्राम इज, अभी यहाँ पे स्विच यूज करना है, स्विच केस. सो बहुत डिफरेंस है सी लैंग्वेज और आर प्रोग्रामिंग का जो स्विच का सिंटैक्स है. ठीक है. बहुत डिफरेंट सिंबल सिंटैक्स है. तो जस्ट विल गो थ्रू दैट प्रोग्राम. ठीक है. अभी मैं शॉर्टकट में प्रोग्राम लिख रहा हूं तो पूरा मैसेज में यहाँ पे लिखने रहा हूं. आप इस प्रोग्राम के लिए दो नंबर एक्सेप्ट करना है. सो x इज इक्वल टू एज डॉट इंटीजर रीड लाइन. मैसेज वगैरह कुछ डिस्प्ले नहीं होगा. उसी तरह मुझे दूसरा नंबर एक्सेप्ट करना है. सो y इज इक्वल टू एज डॉट इंटीजर रीड लाइन. नंबर एक्सेप्ट करने के बाद पहले मेनू डिस्प्ले करना है. सो मेनू डिस्प्ले करने के लिए कैट फंक्शन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. वन डॉट एडिशन स्लैश है, न्यू लाइन पे दूसरा ऑप्शन डिस्प्ले होना चाहिए. टू डॉट सब्ट्रैक्शन, न्यू लाइन पे तीसरा ऑप्शन डिस्प्ले होना चाहिए. थ्री डॉट मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. सो आपको सारे ऑप्शन ऐड करना है. यहाँ पे मैं सिर्फ तीन ही ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ मेनू में. ठीक है. आपको सारे ऑपरेशन यहाँ पे ऐड करना है. ठीक है. मेनू डिस्प्ले करने के बाद यूजर से एक्सेप्ट करो ऑप्शन नंबर. सो एंटर एनी ऑप्शन, एंटर एनी ऑप्शन. तीन ऑप्शन है आपके पास, तो उसमें से एक कौन सा भी एक ऑप्शन इनपुट करना है. तो इसके बाद यूजर ऑप्शन एंटर करेगा, वो हम स्टोर करेंगे ओपी वेरिएबल में. सो ओपी इज इक्वल टू रीड लाइन फंक्शन. मेक श्योर है कि अभी ओपी का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एज डॉट इंटीजर नहीं यूज कर रहे. जो भी आप ऑप्शन नंबर इनपुट करेंगे 1, 2 और 3 एज अ कैरेक्टर स्टोर होगा. कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2 और कैरेक्टर 3 इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना है. ठीक है. सो ओपी इज इक्वल टू डायरेक्टली रीड लाइन. सो जो भी आप इनपुट दोगे 1, 2, 3 एज अ कैरेक्टर इट विल गेट स्टोर इन ओपी वेरिएबल. ठीक है. देन अरे ओपी का वैल्यू अगर 1 है तो एडिशन होना चाहिए दो नंबर का.
ओपी का वैल्यू अगर 2 है तो इस दो नंबर का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, ओपी का वैल्यू अगर 3 है तो इस दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो वो डिसाइड करना है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज कर सकते हो, या तो फिर स्विच नेस्टेड इफ एल्स से भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे स्विच का यूज करके एक्सप्लेन करता हूँ तो आपका सिंटैक्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। स्विच का सिंटैक्स क्या है, SWITCH। स्विच में लिखना होता है आपको पहले एक्सप्रेशन और उसके बाद डिफरेंट केसेस, वो सारा यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, या इस राउंड ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट्स में क्या लिखना है आपको, एक्सप्रेशन एंड ऑल द केसेस यू आर सपोज टू राइट इन दिस ब्रैकेट ओनली। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन कौन डिटरमाइन करेगा कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ओपी वेरिएबल विल डिटरमाइन कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया ओपी वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ ओपी वेरिएबल विल डिटरमाइन कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो एक्सप्रेशन ओपी कॉमा, देन अभी मुझे क्या करना है, इस ओपी के बाद मुझे तीन केसेस लिखना है, केस 1 फॉर एडिशन, केस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, केस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन केस कीवर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना होता है, तो सारे केसेस यहाँ पे लिखना है। तो मैं हर एक केस एक न्यू लाइन पे लिखता हूँ, लेकिन सारे केसेस लिखने के बाद ये राउंड ब्रैकेट जो स्विच वाला वो कंप्लीट होगा उसके बाद। ठीक है, कॉमा के बाद में अभी पहला केस मुझे लिखना है, पहला केस का वैल्यू मुझे देना है 1। अगर ओपी का वैल्यू अगर कैरेक्टर 1 है तो क्या टास्क परफॉर्म करना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। अगर ओपी का वैल्यू अगर कैरेक्टर 1 है तो क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैलकुलेट द एडिशन ऑफ दिस x एंड y। सो एडिशन यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फार्मूला c इज इक्वल टू x प्लस y एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, cat slash n addition is equal to and then display the value of c। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस कंप्लीट होने के बाद कॉमा देना होता है, कॉमा, देन राइट द सेकंड केस। सेकंड केस में अभी न्यू लाइन पे लिख रहा हूं, तो ओपी का वैल्यू अगर 2 है तो क्या टास्क परफॉर्म करना है, अगेन देयर आर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, तो कर्ली ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी। अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन है तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ओपी का वैल्यू कैरेक्टर 2 है तो क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैलकुलेट द सब्ट्रैक्शन। सो c इज इक्वल टू x माइनस y एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट, cat slash n सब्ट्रैक्शन इक्वल टू और c का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, दिस इज एंड ऑफ केस नंबर सेकंड। थर्ड नंबर का केस भी मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे कॉमा देना कंपलसरी, डू नॉट फॉरगेट दिस कॉमा। ऑल द केसेस यू आर सपोज्ड टू राइट बिफोर दिस क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट, बट ऑल द केसेस मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, सो थर्ड केस भी मुझे लिखना है। सो थर्ड केस कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब ओपी का वैल्यू कैरेक्टर 3 होगा तब ना, ये ओपी का वैल्यू डिटरमाइन करेगा क्या एग्जीक्यूट करना है। सो ओपी का वैल्यू अगर कैरेक्टर तो क्या टास्क परफॉर्म करना है, सो मल्टीप्लिकेशन का टास्क परफॉर्म करना है, तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है, ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी। तो टास्क परफॉर्म क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, x और y का मल्टीप्लिकेशन, सो इज इक्वल टू x into y, display the result, cat slash n मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, उसके बाद c का वैल्यू डिस्प्ले करना होना चाहिए। ठीक है, और एक केस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर देखो मेनू में 3 ही ऑप्शन है, लेकिन मैंने ऑप्शन नंबर 4 एंटर किया तो क्या परफॉर्म होना चाहिए, केस नंबर 4 है ही नहीं, तो इनवैलिड ऑप्शन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, और एक केस आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इस केस के लिए वैल्यू असाइन नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली लिखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हम सी में लिखते हैं डिफॉल्ट केस, तो डिफॉल्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली कैट स्लैश एन इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, तो सारे केसेस ऐड कर लिया, उसके बाद ये ब्रैकेट को क्लोज कर दो, स्विच वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये स्विच वाला क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे ओपन किया था वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। कंप्लीट हो गया प्रोग्राम अभी। switch.r
ओके सो देखो यहाँ पे आ रहा है प्रोग्राम रन करने के बाद पहले मेनू डिस्प्ले हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंटर एनी ऑप्शन तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया इसलिए इनवैलिड इनपुट आ रहा है सो अगेन विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम स्विच डॉट आर तो एंटर एनी वन ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 अगर मैंने दिया तो अरे दो नंबर अरे इनपुट ही नहीं दिया हमने ठीक है इनपुट नहीं दिया था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है और इनपुट के लिए हमने मैसेज डिस्प्ले नहीं किया तो पहला नंबर है सपोज 2 और दूसरा नंबर है सपोज 7 रीड लाइन में हमने कुछ भी मैसेज नहीं दिया था दैट्स व्हाई इनपुट देने के बाद डिस्प्ले हो रहा है मेनू ऑप्शन नंबर 1 दिया तो एडिशन 9 आ रहा है ठीक है अगेन सोर्स आर कोड स्विच पहले प्रोग्राम को इनपुट देना दो नंबर 6 एंड 8 उसके बाद मेनू डिस्प्ले होगा अभी इस टाइम मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं ऑप्शन नंबर 2 इंटू एंटर करूंगा तो सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है -2 तो सारे ऑप्शन रन होगी इस तरह ठीक है सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम टेक द स्क्रीनशॉट then students काय काय last question 14 first exercise question number 14 last question menu driven okay so today we'll stop here in next lecture we'll continue with the next topic which is list in R programming bye students leave the meeting now join the next lecture